स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बिना किसी देरी के सीधे एक ऐसी कथा में उतरने वाले हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र, भारी बलिदान और गहरे नैतिक संकटों से भरी हुई है। सोचिए, जब एक तरफ परिवार हो और दूसरी तरफ जिंदगी भर के उसूल, तो क्या चुना जाना चाहिए? यही वो कश्मकश है जो आज हमारी कहानी के किरदारों को अंदर तक तोड़ने वाली है। मास्टर एमोन का पूछा गया सवाल दरअसल इस पूरी कथा का मूल आधार है। ये बात सीधे दिल पर लगती है ना? प्रेम और कर्तव्य के बीच का ये द्वंद्व कहानी के हर मोड़ पर हमारे किरदारों को झकझोर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे होता है। पहला हिस्सा, कैदी का संकट। कहानी की शुरुआत होती है किंग्स लैंडिंग की उन अंधेरी भयानक कोठरियों से जिसे द ब्लैक सेल्स कहा जाता है। यहां एडार्ड स्टार्क कैद हैं और उनसे मिलने आते हैं वैरिस। अब वैरिस को चाहिए शांति। वो किसी भी कीमत पर एक खूनी युद्ध रोकना चाहते हैं। इसलिए वो नेड के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि नेड अपना राजद्रोह कबूल कर लें। ऐसा करने पर उन्हें सीधे द वॉल भेज दिया जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। पर हम सब जानते हैं कि नेड स्टार्क के लिए उनका सम्मान उनकी जान से बढ़कर है। वो आसानी से इस झूठ को मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। पर वारिस भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो नेड के उस इकलौती कमजोरी को पकड़ लेते हैं जो उनके कठोर उसूलों को तोड़ सकती है, और वो हैं उनके बच्चे। वारिस पूछते हैं कि उनकी बेटी की जान का क्या? बस यही वो पल है। नेड अपने सम्मान के लिए अपनी जान तो दे सकते थे, लेकिन जब बात उनकी बेटियों की जान पर आती है तो उन्हें अपने उसूलों से समझौता करने पर मजबूर होना ही पड़ता है। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, पार करने की कीमत। उधर नेड के बेटे रॉब स्टार्क अपनी सेना के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि अपने पिता को बचा सकें। लेकिन नदी पार करने के लिए उन्हें ट्विन टावर से गुजरना पड़ता है और वहां मिलते हैं चालाक वॉल्डर फ्रे। रॉब की मां कैटलिन वॉल्डर फ्रे के साथ एक बेहद कड़ी शर्त तय करती हैं। उन्हें मानना पड़ता है कि ओलिवर फ्रे रॉब के स्क्वायर बनेंगे, आर्या को एक फ्रे से शादी करनी होगी और खुद रॉब को भी फ्रे परिवार की एक बेटी से विवाह करना होगा। ये सच में दिखाता है कि युद्ध एक परिवार को कैसे भयानक समझौते करने पर मजबूर कर देता है। ना चाहते हुए भी रॉब को अपना और अपनी बहन का भविष्य दांव पर लगाना पड़ता है। तीसरा हिस्सा, प्रेम बनाम कर्तव्य। फार नॉर्थ में बर्सीली वॉल पर जॉन स्नो एक बिल्कुल अलग पर उतने ही मुश्किल द्वंद्व में फंसे हुए हैं। एक तरफ है द नाइट्स वॉच के प्रति उनका कर्तव्य और दूसरी तरफ है उनके परिवार के लिए उनका प्रेम। लॉर्ड कमांडर मोमोंट उन्हें एक बेहद कीमती वलेरियन स्टील तलवार लॉन्ग क्लो तो भेंट करते हैं, पर जैसे ही जॉन को पता चलता है कि उनके भाई रॉब दक्षिण की ओर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उनके सामने एक असंभव चुनाव खड़ा हो जाता है। क्या वो वॉल की अपनी कस्मों पर अटल रहें या अपने परिवार का साथ देने के लिए युद्ध में कूद पड़ें? इसी भरी कश्मकश के बीच मिस्टर एमोन जॉन को एक गहरी सीख देते हैं कि प्रेम कर्तव्य की मृत्यु है। और यहां एक बहुत बड़ा राज खुलता है। मिस्टर एमोन बताते हैं कि वो दरअसल एमन टारगेरियन हैं। वो अपना दर्दनाक अतीत बयान करते हैं कि कैसे वो द वॉल पर अंधे और असहाय बैठे रहे जबकि दक्षिण में उनके पूरे परिवार का खात्मा हो गया। अपना बोझ और ये तजुर्बा साझा करके वो फैसला लेने का हक पूरी तरह से जॉन पर छोड़ देते हैं। चौथा हिस्सा, एसॉस में रक्त जादू। यहां कहानी का रुख बिल्कुल बदल जाता है और हम पहुंचते हैं नैरो सी के उस पार। खाल ड्रोगो एक मामूली लगने वाले घाव के पकने की वजह से मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं। दौथराकी कानून के मुताबिक नया खाल आकर पुराने खाल के बच्चे को मार देगा, इसलिए जोरा मोरमोंट डेनेरिस को तुरंत वहां से भागने की सलाह देते हैं। पर डेनेरिस अपनी जगह से हिलने से इनकार कर देती हैं। अपने पति के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा है कि वो उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने और नियम तोड़ने का फैसला कर लेती हैं। और तभी सामने आती है उपचार करने वाली मिरी माज दूर। उसका ये वाक्या कि केवल मृत्यु ही जीवन की कीमत चुकाती है, अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये इस बात का साफ संकेत है कि खाल को बचाने के लिए जिस रक्त जादू का सहारा लिया जा रहा है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये काला अनुष्ठान बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले खल के घोड़े को तंबू के अंदर लाया जाता है, फिर मेरी माजदूर मंत्र पढ़ती हैं और खुद पर राख लगाती हैं। उसके बाद घोड़े का गला काट दिया जाता है और सख्त निर्देश होता है कि शैतानी गान शुरू होने के बाद कोई अंदर नहीं आएगा।
बाहर इस रक्त जादू की वजह से पूरी तरह खलबली मच जाती है। अफरा तफरी के इस माहौल में जोरा मॉरमॉन्ट एक विद्रोह कर रहे दोथरा की ब्लड राइडर को एक भयानक लड़ाई में मौत के घाट उतार देते हैं। ये पूरा दृश्य किसी बुरे सपने जैसा बन जाता है। 5वां हिस्सा, वैनगार्ड और कैदी। वापस वेस्टेरोस लौटते हैं। युद्ध भूमि की अगली सुबह की भयानक तैयारियों से ठीक पहले रात में लैनिस्टर कैंप में हम टिरियन को ब्रॉन और शे के साथ एक पीने का खेल यानी ड्रिंकिंग गेम खेलते हुए देखते हैं। यहाँ टिरियन का एक बेहद दर्दनाक अतीत सामने आता है। वो बताते हैं कि कैसे 16 साल की उम्र में उन्होंने टीशा नाम की एक अनाथ लड़की से छोटा सा विवाह किया था, जिसे उनके पिता टाइविन लैनिस्टर की क्रूरता ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और बदले में चांदी के सिक्के दे दिए। इस किस्से से एक बात तो साफ हो जाती है कि टिरियन का कड़वा मजाक और उनका जो बेपरवाह अंदाज है वो दरअसल उनके इस गहरे दर्द को छुपाने का एक बड़ा कवच है। अगले दिन टिरियन को सीधे आगे की पंक्ति यानी वैंगार्ड में युद्ध के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो जल्दी ही बेहोश हो जाते हैं। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वो होश में आते हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉब स्टार्क की विशाल सेना तो वहां थी ही नहीं। ये सब एक छलावा था, बस धोखा था। रॉब ने अपनी सूझबूझ से टाइविन लैनिस्टर को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। छठा और आखिरी हिस्सा, बेलोर का पतन। विस्परिंग वुड्स के इस युद्ध में रॉब स्टार्क ने एक शानदार सैन्य जीत हासिल की और जेमी लैनिस्टर जैसी बड़ी शख्सियत को बंदी बना लिया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी, पर इसकी कीमत उन्हें अपने 2000 नॉर्थमैन की जान गंवा कर चुकानी पड़ी। रॉब का ये कथन बिल्कुल सही था कि जेमी को पकड़ना एक बड़ी जीत जरूर है, परंतु जब तक उनके पिता आज़ाद नहीं हो जाते और बहनें वापस नहीं आ जाती, ये युद्ध अभी जीता नहीं गया है। इसी कश्मकश के बीच कहानी का रुख किंग्स लैंडिंग में बेलोर के सेप्ट की सीढ़ियों पर होता है। यहाँ एक विशाल भीड़ इकट्ठा है, चारों तरफ सन्नाटा और एक अजीब सा तनाव है, और जहन में बस एक ही सवाल है, क्या भीड़ के सामने एक झूठा कबूलनामा एडार्ड स्टार्क की जान बचा पाएगा? भीड़ के ठीक सामने और अपनी बेटियों सांसा और आर्या को वहां देखकर नेड स्टार्क एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपने मशहूर गर्व और उम्र भर के उसूलों को दांव पर लगाते हुए वो जॉफ्री को असली राजा मानते हैं और झूठा कबूलनामा पूरी भीड़ के सामने पढ़ देते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपना सम्मान कुर्बान कर दिया। लेकिन फिर सबसे बड़ा धोखा होता है। वेरिस और सर्सी ने शांति का जो वादा किया था उसे पूरी तरह से दरकिनार करते हुए राजा जॉफ्री सबको चौंका देता है। वो कहता है कि वो राजद्रोह को बिना सजा के कभी नहीं जाने देगा, और भारी भीड़ के सामने वो नेड की मौत का फरमान सुना देता है। सांसा और सर्सी दोनों उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, पर जॉफ्री अपने क्रूर फरमान से एक इंच भी पीछे नहीं हटता। और आखिरकार एक भारी तलवार तेजी से नीचे आती है। हम आर्या की बंद आंखों और आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड को देखते हैं, और फिर पर्दा पूरी तरह काला हो जाता है। सोचिए, उस साम्राज्य का भविष्य आखिर क्या होगा जहां प्रेम और कर्तव्य की इस लड़ाई में सम्मान का बलिदान सिर्फ और सिर्फ मौत की तलवार से चुकाया जाए। यही वो गहरा सवाल है जो हमें आज यहां छोड़ जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, जहां हम इस कथा की और कड़ियां जोड़ेंगे।